वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज साइंस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले हर दिन की तरह क्लास में आने से पहले आप लोग अटेंडेंस अपना देते हैं और आज भी देंगे। एंड आई होप कि आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो लेसन 1, 2, 3 और 4 ये 4 लेसन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो क्लास में जो अभी लेसन पढ़ाया जा रहा है वो लेसन 5 है, जिसमें हम सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हर दिन मैंने कुछ नया टॉपिक बताया है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा ना सही, लेकिन मैंने जो भी बताया आपको तो उम्मीद है आपने उसे भी पढ़ा होगा, उसे भी समझा होगा। तो आज जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए इसमें कल हमने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग सेपरेटिंग लिक्विड्स, ठीक है, आज लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लिक्विड को सेपरेट करने के जो तरीके हैं, इसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें मैं बता दूँ, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। बट हेटेरोजेनस में क्या होता है कि वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स की। सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स, तो देखिए कहता है समटाइम्स वी गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। कभी कभी आपने देखा होगा कि वाटर में जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो कि उसमें नहीं घुलते हैं, तो आपने कभी कभी उसमें ये चीज़ प्राप्त किया होगा कि वो वाटर में घी या ऑयल, कोई भी प्रकार का ऑयल उसमें गिरा पड़ा है। तो आप देखते हैं कि ऑयल जो होता है उस वाटर सरफेस पे तैरता रहता है। इसका क्या कारण? बिकॉज ऑयल इज लाइटियर देन वाटर, क्योंकि ऑयल जो है वह वाटर से हल्का होता है, लाइटियर होता है, एंड फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। और यही कारण है कि वह जल की सतह पर, ऊपरी हिस्से पर वह तैर रहा होता है। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी कन्वीनियंटली डन विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेटिंग फनल। और इसका जो सेपरेशन किया जाता है बेसिकली वह सेपरेटिंग फनल के द्वारा किया जाता है। और सेपरेटिंग फनल जो है बेसिकली इसमें जो हम यूज करते हैं तो वो ग्लास के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। द मिक्सचर इज पोर्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले जो मिश्रण है उसे हम सेपरेटिंग फनल में उड़ेलते हैं, उसमें डालते हैं। उसके बाद एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, उसे फिर कुछ समय के लिए हम एज यूजुअल ऐसे ही स्टैंड पर रखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल ऑन टॉप एंड वाटर एट द बॉटम कैन बी क्लियरली सीन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दो जो लेयर बनते हैं मिक्सचर्स के, आप उसे अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टॉप कॉक इज फिटेड इन द स्ट्रिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का जो निचला हिस्सा होता है, इसमें हम एक कॉक, स्टॉप कॉक, जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली इसे बंद कर दो तो उसमें से लिक्विड का नीचे आना बंद हो जाता है। तो बेसिकली इस कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एंड कहता है वी क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वाटर हैज बीन रिमूव्ड। और जब सारे वाटर दूसरे जार में जो नीचे उसके नीचे बॉटम में होता है, जब उसमें वो सारे वाटर निकल आते हैं और जब फाइनली ऑयल लेयर बचता है तो हम उस कॉक को बंद कर देते हैं ताकि वह ऑयल उससे होकर के बाहर नहीं निकले। कहता है द टू लिक्विड्स दस गेट सेपरेटेड। इस प्रकार से हम दो प्रकार के लिक्विड प्राप्त करते हैं। वाटर इन द बीकर बिलो, यानी नीचे जो बीकर लगा होता है उसमें वाटर निकल आता है, और ऑयल इन द सेपरेटिंग फनल, और जो ऊपर वाला फनल है उसमें ऑयल यानी तेल इकट्ठा है। देखिए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर कैन बी आल्सो सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन प्रोसेस। इसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम इसे अलग कर सकते हैं बेसिकली। तो कहता है बी केयरफुली टिल्टिंग द बीकर। सबसे पहले तो बीकर को अच्छे से टिल्ट कीजिए। इट इज पॉसिबल टू पोर आउट द टॉप लेयर ऑफ ऑयल। और इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो ऊपरी हिस्सा जो तेल का होता है उसे ध्यान से उसे हम उड़ेलते हैं।
बट इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे उड़ेलना, क्योंकि हो सकता है कि उस तेल के साथ पानी भी दूसरे जार में चले जाए और उसे काफ़ी सावधानी से हमें उड़ेलना होता है। ठीक है, तो जब हम इसमें एक लोडिंग प्रोसेस होता है, इसमें कांच के एक छड़ को रख देना होता है, फिर उस छड़ के ऊपर से हम धीरे धीरे करके पानी को नीचे डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर होते हैं बेसिकली वह भारी होते हैं, ऑयल हल्के होते हैं। तो जब इस तरह से उड़ेलेंगे तो सबसे पहले जो ऑयल वाला पार्ट होगा वो आगे की ओर आएगा, ठीक है, और वह तुरंत जो है दूसरे जार में जमा हो जाएगा। परंतु इस प्रक्रिया में थोड़े बहुत पानी भी जो होते हैं वो दूसरे जार में चले जाते हैं, तो मे बी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। बट सेपरेटिंग फनल जो है यह सबसे बेस्ट मेथड है लिक्विड्स को लिक्विड से अलग करने का, वो भी उस लिक्विड को जो इमिसिबल होता है, जो उस लिक्विड में नहीं घुलता, जैसे घी, बटर, तेल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब पानी में नहीं घुलता है। अगर इस तरह के लिक्विड्स को अगर आपको अलग करना है, जिसे हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, अगर इसे आपको वाटर से अलग करना हो तो बेसिकली आप सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़ते हैं सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स। अब मान लीजिए कि अभी तो हमने पढ़ा कि ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर में घुलनशील नहीं होते, लेकिन आप ऐसे लिक्विड के बारे में जानते हैं जो बेसिकली वाटर में घुल जाते हैं। टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे हम किस मेथड से अलग करते हैं? तो इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। देखिए, इफ दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, अब जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे हम गर्म करें, जैसे उदाहरण के तौर पर लिया गया है एल्कोहल को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे हम इस मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी अल्कोहल को और वाटर को दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जब एल्कोहल मिक्स वाटर को हम हीट करते हैं, तो जब 78 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जाता है, तो हम देखते हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जो होता है वो भाप बनकर बाहर आने लगता है, तो उससे हम कन्वर्ट यानी स्टोर कर लेते हैं दूसरे जार में, और फिर रेस्ट जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर बचता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होकर के वो भी वेपोराइज होने लगता है, फिर उसे भी हम अलग जार में स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से इस मेथड से हम जो है एल्कोहल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो एल्कोहल होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वाटर होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए, इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज हीटेड। सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लोअर देन वाटर, तो इट स्टार्ट्स द बॉयल फर्स्ट एंड बिगिंस टू इवेपोरेट। द वेपर्स ऑफ अल्कोहल आर कूल्ड एंड कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन व्हाइल द वाटर रिमेन्स इन द फ्लास्क। तो मैंने जो बताया आपको कि जब 78 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जाता है तो अल्कोहल वेपोराइज होकर के और फिर उसे कंडेंस करके दूसरे जार में जमा कर लिया जाता है, और पुनः जो बचा हुआ वाटर होता है उसे हम ऐसे ही फ्लास्क में छोड़ देते हैं। अब देखिए, सेपरेटिंग कहता है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी एक से कई ज़्यादा अलग अलग मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सेपरेशन करते हैं बेसिकली। तो इसमें कहता है मैनी अ टाइम वी हैव टू यूज मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन। सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड, आयरन एंड वाटर। मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारे मिक्सचर हैं जिसमें कि सॉल्ट, सैंड, आयरन, वाटर ये सब मिला हुआ है। तो कहता है टू सेपरेट दिस मिक्सचर फर्स्ट वी फिल्टर द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन को अच्छे से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो है सैंड और आयरन जो है वो रिटेन हो जाते हैं फिल्टर पेपर में। सैंड और आयरन ये छन गए, बाहर आ गए। अब जो है टू सेपरेट आयरन फ्रॉम सैंड वी कैन यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब सैंड से आयरन को अगर आपको अलग करना हो तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन कीजिए। जितने भी मेटल्स होंगे उस मैग्नेट में चिपक जाएंगे और जो रेस्ट बच गया वो सैंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर इज स्प्रेड आउट एंड मेड अ पास अंडर अ मैग्नेट। Mixed iron particles will stick to the magnet, sand will remain on the filter paper. अब कहता है water from the salt solution can be evaporated। अब देखिए, सैंड और आयरन इस दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। अब जो रेस्ट पार्ट बच गया है वो है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर को अगर आपको अलग अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो इसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस सबसे बेस्ट है। आप उसे धूप में छोड़ दें, कुछ देर हीट होने दें, 1 या 2 दिन के बाद सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा और जो रेस्ट पार्ट बचेगा वो आपका सॉल्ट बचेगा।
अब देखिए कहा जा रहा है वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कहता है वाटर कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि पानी जो है ये कई ऐसी चीजें हैं जिसे अपने अंदर घोल लेता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड एंड स्प्रेड आउट इवनली इन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी सॉल्युबल इन द लिक्विड। जब वाटर में किसी भी सब्सटेंस को हम डालते हैं तो उसमें कोई भी पदार्थ अगर उसमें घुल जाता है और उसके हर एक मॉलिक्यूल्स में जाकर के फैल जाता है तो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जो पदार्थ उसमें जाकर मिक्स हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जैसे कि अगर सॉल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह आसानी से उसमें घुल जाता है, इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन कहते हैं। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि जो भी लिक्विड किसी पदार्थ में घुल जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो पदार्थ घुलता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिला दें तो वो सॉल्यूशन तैयार करता है। तो मे बी ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत कारगर है, आप इसे अच्छे से याद करें। कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म। जब भी आप देखेंगे कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होते हैं। वी कैन इजीली रिकवर बोथ इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। और हम इसे उसके वास्तविक रूप को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय इवैपोरेशन। जैसे कि उसका वास्तविक फॉर्म क्या होगा, जैसे कि वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट आपका सॉल्यूट कर रहा है, दोनों को मिला दिए तो ये सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बना। अब चाहेंगे तो सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका जो मेथड मैंने बताया वो बताया इवैपोरेशन मेथड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर। अब वाटर वेपर जो सॉल्ट से रिलीज होता है उसे पुनः आप कंडेंस कर ले उस वाटर वेपर को, तो उससे जो है वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि साफ पानी भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग आप पीने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दैट इज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि पानी की मात्रा सीमित है, परंतु उसमें जो हम पदार्थ को घोलने जा रहे हैं अगर वह असमान मात्रा में रहेगा तो सॉल्यूशन आपका सही से तैयार नहीं होगा। कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे किसी भी पदार्थ में किसी चीज को घोलने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। However, the solubility of salt increases very little with increasing temperature। लेकिन जब आप जिस पानी में नमक आप घोल रहे होते हैं उसमें जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें सॉल्ट के घुलने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। Because of this unique property of water to dissolve a large number of substances, it is so essential for life absorption of the nutrients present in the food by the body will not be possible unless they are soluble in water. Similarly, the waste materials produced in the body are dissolved in water and excreted. Water is also essential for a large number of chemical reactions occurring inside the body. देखिए वाटर जो है बेसिकली हमारे शरीर के अंदर भी जब हम पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जिसे वो अपने अंदर मिक्स करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब पानी ज़्यादा है और खाना कम है तो वो रिएक्शन करता है, पर हाँ आप जब खाना ज़्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर का जो डिमांड होता है अगर वो पूरा ना हो तो फिर हमारे अंदर थोड़ी सी बेचैनी बढ़ने लगती है या फिर चेस्ट बर्निंग होने लगता है या केमिकल रिएक्शंस काफ़ी हाई हो जाते हैं, एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो हमारे बॉडी में भी पानी का उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि पानी का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से प्लांट्स भी हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये भी प्लांट्स भी जो मिनरल्स प्राप्त करते हैं बेसिकली ज़मीन से, तो वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में ही वो मिनरल्स मिलकर के उन तक पहुँचता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द सॉल्यूशन फॉर्म ओनली। यहाँ तक कि पत्तियों में जो खाना तैयार होता है वो भी सॉल्यूशन फॉर्म के द्वारा ही, सॉल्यूशन फॉर्म यानी कि विलयन के रूप में ही वो अन्य भागों तक पहुँचता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम बातें हैं। गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। देखिए कुछ ऐसे गैसेज हैं
जो कि वाटर में घुलनशील हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2 एंड ये CO2, ये ऑक्सीजन हो गया और ये CO2 हो गया, ये दोनों वाटर में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि पानी में अगर ऑक्सीजन और CO2 नहीं होगा तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु उनको सही से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। कहता है द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इज इन टर्न यूज्ड बाय द फिश फॉर रेस्पिरेशन, और जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करता है, पेड़ पौधे अंदर में जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जब वो रिलीज करते हैं तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये है ना भोजन बनाने के लिए करते हैं या फिर रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कहते हैं इम्पार्ट्स चैगनेस टू योर कोल्ड ड्रिंक्स, इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपने कभी देखा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा रहता है, क्योंकि जब डब्बे को आप दबाते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है ना, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका CO2 गैस भरा हुआ रहता है, वो ज़्यादा दिन प्रिजर्व में रह सके, ज़्यादा दिन सुरक्षित रह सके, खराब ना हो, इसके लिए भी उसमें CO2 गैस का यूज किया जाता है। कहता है इन जनरल द सॉल्वेंटी ऑफ गैसेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी पदार्थ में कहता है सॉल्वेंटी ऑफ गैसेज डिक्रीज, यानी कि गैस की घुलने की जो क्षमता होती है वो घटती चली जाती है। The small bubbles that we see rising out of the water on being heated and before it begins to boil are due to the dissolved gases escaping from water on being heated, क्योंकि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह पानी खौलता है, खौलने के बाद बीच में से वो धुआं या बबल्स आते रहते हैं। इसका कारण ये है कि उसमें जो घुले हुए गैस है वो बाहर आ रहा, यानी उसमें गैस के घुलने की क्षमता कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का आज का जो ये लेसन था, लेसन 5, ये आज आप लोगों का समाप्त होता है और अगले दिन आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करनी है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, खास करके मैं क्लास 6 वाले बच्चों को बता रहा हूँ, क्लास 6 वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 10 को है, जी हाँ, आपका जो एक मिनट क्लास 6 के बच्चों का 10 जुलाई को यानी शुक्रवार को एग्ज़ाम है और इसमें जो सबसे पहला पेपर होगा वो 6 से 7 का होगा, उसमें आपको इंग्लिश का देना है। उसके बाद 7-5 to 8-5 आपको जो है हिंदी का पेपर देना है